अध्याय 3 ऊतक विशेष प्रवेश। एक कोशिकीय जीवों के शरीर में एक ही कोशिका के अंदर जीवन की सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं, परंतु उच्च जीवों में कोशिकाएं गुणन करके बहुकोशिकीय अवस्था में आ जाती हैं। बहुकोशिकीय अवस्था में कोशिकाएं विभिन्न कार्यों को करने के लिए अनुकूलित हो जाती हैं। एक ही ऊतक की सभी कोशिकाएं लगभग समान प्रकार की होती हैं। कुछ ऊतक विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यदि ईंट को कोशिका के समान माना जाए तो ईंट के एक समूह को जिससे दीवार का निर्माण होता है एक प्रकार का ऊतक, दूसरे समूह को जिससे गुंबद का निर्माण होता है दूसरे प्रकार का ऊतक, और इसी प्रकार जिससे खंभे का निर्माण होता है तीसरे प्रकार का ऊतक कहा जा सकता है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं आपस में संयोजित होकर जीवों के शरीर में विभिन्न प्रकार के ऊतकों का निर्माण करती हैं। इस अध्याय के अंतर्गत पादपों तथा जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न ऊतकों, उनकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक विश्लेषण तथा उनके कार्यों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी जाएगी। ऊतक टिश्यू समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है, जो मिलकर किसी एक कार्य को संपन्न करता है। एक कोशिकीय जीवों एवं कुछ निम्न वर्गों के जीवों के अलावा संपूर्ण जीव जगत में कोशिकाएं आपस में संयोजित होकर ऊतकों का निर्माण करती है, जो किसी विशेष प्रकार के कार्य को करने में निपुण होते हैं। ऊतकों को बनाने वाली कोशिकाओं की संरचना प्रकार एवं ऊतकों द्वारा संपन्न होने वाले विभिन्न कार्यों के आधार पर विभिन्न प्रकार के ऊतकों की संख्या संरचना भिन्न भिन्न होती है। कुछ कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय अवकाश पाया जाता है, कुछ में नहीं और कुछ में पाया जाता है, लेकिन बहुत कम। ये अंतर कोशिकीय अवकाश एवं इनमें भरा हुआ अंतर कोशिकीय द्रव भी ऊतकों की प्रवृत्ति का निर्धारण करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि पादप जीव भी जीवित होते हैं और जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं उनको भी होती है, जिनकी पूर्ति के लिए उनमें अनेक प्रकार के कार्य करने होते हैं, किंतु पादपों का शरीर और शरीर में होने वाली क्रियाओं से पूर्णतः भिन्न होती है। अतः पादप ऊतक भी जंतु ऊतकों से भिन्न होते हैं, जो हमारे अपने शरीर में होने वाली क्रियाविधि के रूप में अनुकूलित होते हैं। पादप तथा जंतु ऊतक। पादपों में मुख्य रूप से दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। पहला विभज्योतक, इनमें विभाजन की अपार क्षमता पाई जाती है। दूसरा स्थायी ऊतक, ये विभाजन की क्षमता खोकर विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करते हैं। स्थायी ऊतक को पुनः उनकी संरचना की जटिलता के आधार पर दो प्रकारों में बांटा जाता है। पहला सरल स्थायी ऊतक, दूसरा जटिल स्थायी ऊतक। सरल स्थायी ऊतकों को पुनः उनकी कोशिकाओं की प्रवृत्ति एवं अंतर कोशिकीय अवकाश के आधार पर तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है। पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा, तीसरा स्क्लेरेन्काइमा। इसी प्रकार जटिल स्थायी ऊतक को उनके द्वारा संपादित कार्यों के आधार पर दो प्रकारों के रूप में होते हैं। पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। इसी प्रकार जंतु ऊतकों को
भी मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला उपकला ऊतक, दूसरा संयोजी ऊतक, तीसरा पेशी ऊतक, चौथा तंत्रिका ऊतक। पादप ऊतक। पादपों को समूह अवलोकन करने पर हमें मालूम चलता है पादपों में वृद्धि कैसी होती है, उनमें भोजन का संग्रहण कहाँ और कैसे होता है, पादप के कौन से अंग मजबूत होते हैं और कौन से नाजुक होते हैं, पादपों में शाखाएं पत्तियां कहाँ से निकलती हैं, यदि पादपों में विभिन्न अंगों में संपन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं तथा उनकी वृद्धि का विशिष्ट रूप विभिन्न प्रकार के पादप ऊतकों का विभिन्न स्थलों पर उपस्थित रहकर अपना विशिष्ट कार्य संपादित करते हैं। पादप ऊतकों को निम्न प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। विभिज्य ऊतक। विभिज्य ऊतक की कोशिकाओं में विभाजन की अपार क्षमता होती है। यदि हमने किसी पौधे को ध्यान से देखा होगा तो हमें मालूम होगा कि पादपों में विकास पूरे शरीर में नहीं होता, बल्कि कुछ भागों में सीमित होता है। जैसे पादपों की लंबाई बढ़ती है, उनके जड़ की लंबाई बढ़ती है, पार्श्व संधियां से नई शाखाएं और नई पत्तियां निकलती हैं। यदि आदि पौधे के वे भाग जहाँ नई शाखाएं बनती हैं, वहाँ ये विभिज्य ऊतक बड़ी संख्या में पाई जाती हैं। वास्तव में विभिज्य ऊतकों की कोशिकाओं में विभाजित होने की अपार क्षमता होती है, इसलिए वे कोई और कार्य न कर निरंतर विभाजित होती रहती है, जिनसे पादप की लंबाई और चौड़ाई बढ़ती है। निरंतर विभाजन करने के लिए इन कोशिकाओं में अनेक गुण होते हैं जो इनके विभाजन की दर को बनाए रखते हैं। इन्हें विभिज्य ऊतकों की कोशिकाओं के विशिष्ट लक्षण कहा जा सकता है। ये निम्न है। पहला, इनमें कोशिका द्रव की मात्रा बहुत अधिक होती है। दूसरा, इनकी कोशिका भित्ति बहुत पतली होती है, जिससे विभाजन के समय नई कोशिका के उत्पन्न होने की प्रक्रिया आसान होती है। तीसरा, स्पष्ट केंद्र होते हैं, क्योंकि कोशिका विभाजन के समय केंद्रक स्पष्ट हो जाता है। चौथा, इनमें रसधनी अनुपस्थित होती है। यह अत्यंत हासित होती है, क्योंकि अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण इन ऊतकों की कोशिकाओं को ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता होती है, इसलिए इनमें जमा करने के लिए भोजन उपलब्ध नहीं होता, इसलिए रसधनियों की आवश्यकता नहीं होती। विभिज्य ऊतक को उसके पाए जाने वाले स्थान के आधार पर 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला, शीर्षस्थ विभिज्य ऊतक। यह विभिज्य ऊतक रोह और जड़ के शीर्ष भाग पर पाया जाता है और निरंतर विभाजित होकर पौधे की लंबाई बढ़ाने में योगदान देता है। दूसरा, पार्श्व विभिज्य ऊतक। यह ऊतक मुख्यतः तने एवं जड़ों के आधार पर पाया जाता है और पौधे की चौड़ाई बढ़ाने का कार्य करता है। तीसरा, अंतर्पृष्ठ विभिज्य ऊतक। ये विभिज्य ऊतक पत्तियों के आधार तथा तनों की पार्श्व संधियों पर पाए जाते हैं और नई पत्तियों तथा शाखा के उद्भव में सक्रिय योगदान निभाते हैं। विभिज्य ऊतकों का कार्य तब समाप्त हो जाता है जब वे विभाजित होकर नई कोशिकाओं का निर्माण कर देते हैं। अब सवाल यह उठता है कि विभाजन कर लेने के बाद इन ऊतकों का क्या होता है। इन ऊतकों की कोशिकाएं विभाजन
कर लेने के पश्चात ही कोशिका विभाजन की क्षमता खोकर विभिन्न प्रकार की स्थायी ऊतकों में विभेदित हो जाती है। दूसरा, स्थायी ऊतक। विभज्योतक ऊतक की कोशिकाओं के निरंतर विभाजन से पौधे का आकार एवं आयतन तो बढ़ने लगता है, परंतु पौधों में वृद्धि के अलावा अन्य सभी प्रकार के कार्य जैसे जल एवं भोजन का संवहन, भोजन का संग्रहण, पादपों की सुरक्षा आदि सभी प्रकार के कार्य स्थायी ऊतकों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इन ऊतकों को स्थायी ऊतक कहा जाता है क्योंकि इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती। स्थायी ऊतकों को पुनः दो भागों में बांटा जाता है, सरल स्थायी ऊतक और दूसरा जटिल स्थायी ऊतक। जो विभज्योतक विभाजन की क्षमता खो देते हैं वे ही स्थायी ऊतक में विभेदित हो जाते हैं। विभेदन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सामान्य कोशिका किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए रूपांतरित एवं अनुकूलित होकर विशिष्ट लक्षण ग्रहण करती है। सरल स्थायी ऊतक। ये ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिकाओं की संरचना एवं विशिष्ट कार्यों के लिए उनके विशिष्ट लक्षणों के आधार पर सरल स्थायी ऊतकों को पुनः 3 प्रकारों में व्यक्त किया जाता है। पैरेन्काइमा ऊतक। पैरेन्काइमा पतली कोशिका भित्ति वाली जीवित कोशिकाओं से बना ऊतक होता है। पैरेन्काइमा में कोशिकाओं के बीच का अंतर कोशिकीय अवकाश अत्यधिक होता है। यह ऊतक अत्यधिक मात्रा में पादप ऊतकों में उपस्थित रहता है और ऊतकों का मुख्य आधार बनाता है। इसके अतिरिक्त पैरेन्काइमा पौधे को सहायता प्रदान करने के साथ साथ भोजन संचय, जल संग्रहण का कार्य भी करता है। कुछ विशिष्ट पादपों में विशिष्ट परिस्थितियों में पैरेन्काइमा में अनेक रूपांतरण भी होते जाते हैं, जिससे यह अपने स्वाभाविक कार्य के साथ साथ कुछ विशिष्ट कार्यों को भी संपन्न करता है। हरित लवक युक्त पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा हरित ऊतक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन का निर्माण भी करते हैं। जलीय पादपों में पैरेन्काइमा, एरेन्काइमा की कोशिकाओं के बीच अत्यधिक अंतरकोशिकीय अवकाश पाया जाता है, जिसमें हवा भरी भरी होती है। उन्हें गुहिकाएं कहते हैं। यह जलीय पौधे को तैरने में सहायता प्रदान करते हैं। पैरेन्काइमा कोशिका अंतरकोशिकीय अवकाश। दूसरा, कोलेन्काइमा। पैरेन्काइमा की तरह कोलेन्काइमा भी जीवित कोशिकाओं से बना ऊतक है। कोलेन्काइमा अनियमित रूप से कोनों पर मोटी होती है तथा इसमें अंतरकोशिकीय अवकाश अत्यंत कम होता है। मोटी कोशिका भित्ति एवं कम अंतरकोशिकीय अवकाश के कारण ये ऊतक बहुत ही मजबूत होते हैं। इन ऊतकों का मुख्य कार्य पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करना, पौधों में लचीलापन लाना तथा पौधों को तेजी, हवा एवं अन्य विपरीत परिस्थितियों में टूटने से बचाना है। पौधे की पत्तियों के कोनों पर उपस्थित कोलेन्काइमा ऊतक पत्तियों को हवा में फटने से बचाता है। भित्ति की अनियमित मोटाई केंद्रक है। ये
राजधानी मोटी कोशिका भित्ति होती है। तीसरा है स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा एवं कोलेन्काइमा के विपरीत स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये कोशिकाएं लंबी तथा पतली होती हैं, जिनकी कोशिका भित्ति पर लिग्निन सीमेंट जैसी एक रासायनिक पदार्थ की मोटी परत होती है, जो इसे कठोर कर देती है तथा जल के आवागमन के लिए कोशिका को अपारगम्य बना देती है। स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय अवकाश अनुपस्थित होता है, जिससे ये अत्यंत ही सख्त ऊतक होता है। यह ऊतक मुख्य रूप से तने में संवहन ऊतकों में बीजों तथा फलों आदि में अवस्थित होता है। इन स्थानों पर इसका कार्य पौधे को कठोरता एवं मजबूती प्रदान करना है। नारियल के छिलकों तथा जूट के रेशों में इसकी उपस्थिति के कारण ये अत्यंत सख्त हो जाती हैं। नाशपाती में उपस्थित दाने जैसी संरचना, नाशपाती का खुरदरापन भी स्क्लेरेन्काइमा के कारण होता है। जटिल स्थायी ऊतक। वे स्थायी ऊतक जो दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जटिल स्थायी ऊतक कहलाते हैं। इनकी जटिल संरचना के कारण ही इनको जटिल स्थायी ऊतक कहा जाता है। पौधों के दोनों संवहनी ऊतक जाइलम और फ्लोएम जटिल स्थायी ऊतक की श्रेणी में आते हैं। जाइलम पौधे के में जड़ से जल तथा खनिज लवणों को ग्रहण कर इसे पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इस कार्य के लिए एक प्रकार की कोशिका पर्याप्त नहीं हो सकती, अतः जाइलम इस कार्य के लिए विशिष्ट रूप से अनुकूलित 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें से प्रत्येक का अपना विशिष्ट कार्य होता है। जाइलम का निर्माण करने वाली कोशिका प्रथम है जाइलम ट्रैकिडस वाहिनिका, दूसरा है वाहिका, तीसरा है जाइलम पेरेन्काइमा, चौथा है जाइलम फाइबर। जाइलम जड़ों से पानी एवं खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाने में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, अर्थात इस ऊतक को अत्यंत मजबूत एवं सक्षम होने चाहिए, जिससे यह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपना कार्य संपन्न कर सके। जाइलम को इसमें समर्थ बनाने के लिए इसकी अधिकांश कोशिकाओं में मोटी कोशिका भित्ति होती है और इसकी अधिकांश कोशिकाएं मृत रहती हैं। इनमें से वाहिनिकाएं एवं वाहिकाएं मुख्य संवहन कोशिकाएं होती हैं, जो नली के आकार की लंबी कोशिकाएं होती हैं। जल एवं खनिज लवण इन्हीं नलिकाकार वाहिकाओं एवं वाहिनिकाओं में संवहित होती हैं। भोजन का संग्रहण करता है, यहाँ भी यही कार्य करता है। यह जाइलम की जीवित कोशिका होती है। जाइलम फाइबर इस ऊतक को सहारा देने का कार्य